हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को, इस बुक को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th। ठीक है, एनसीईआरटी की क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और हमने इस बुक के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं, इंडिया लोकेशन एंड योर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3, दैट इज योर ड्रेनेज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी। कंसेप्ट वगैरह यहाँ पर जो है वो आपको काफी सारे यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशंस आपको मिस ना हो। ठीक है, और बाकी जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाइक करें, शेयर करें। जितना भी अपना फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं किसी भी बात को लेकर, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, जो भी है, खुले मन से, खुले दिल से बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर कीजिए। ठीक है, और आप लोगों से एक अपील मैं और करना चाहूंगा कि वी आर ऑन अ मिशन टू मेक द एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल। हमारा ये मानना है, ओकुल में हम लोग हमेशा से ही ये मानते आए हैं कि एजुकेशन पर सभी का हक है। ठीक है, शिक्षा जो है उस पर सभी का हक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो शहर में रहने वाला हो, चाहे वो गांव में रहने वाला हो। तो इस मिशन को लेकर ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना, इसकी नींव रखी गई थी और इसी मिशन को लेकर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, बस एक छोटी सी आप लोगों की जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, उससे एक बहुत बड़ा चेंज जो है समाज में आ सकता है। और वो छोटा सा चेंज, छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आपकी जो भी क्षमता अनुसार, इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार जो भी थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो वहां पर करें। उससे सिर्फ आपका ही फायदा नहीं होगा बल्कि आप जैसे और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका फायदा उसके थ्रू जरूर होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा करें और इससे क्या होगा कि चैनल पर हम और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए, प्लेटफॉर्म पर हम और भी सारी चीजें और अच्छे अच्छे कोर्सेज और सब्जेक्ट के कोर्सेज लेके आएंगे और वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, तो अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत प्लीज जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए और अपना इस मिशन में, हमारे इस मिशन में अपना जरूर सहयोग कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम पे। देखिए चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज लिखी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी है। देखिए कि यू हैव ऑब्जर्व्ड water flowing through the rivers, nalas and even channels during rainy season which drain the excess water। आपने देखा होगा कि नदियां होती हैं, नालाज होते हैं, या नालाज क्या मैं कहूंगा कि आपके जो घर गली मोहल्ले की जो नालियां होती हैं, ठीक है, जो साइड में ड्रेनेज होती हैं रोड के, दैट इज नालियां जिनको बोला जाता है कॉमनली, आपने वो देखी होंगी। वो क्या काम करती हैं? अब आप उसको देखिए कि जब बरसात होती है, जनरली तो नॉर्मली आपका उन पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है, किसी का भी नहीं जाता, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप स्पेशली देखिए उनका रोल जब बरसात के दिन होते हैं, जिस दिन बारिश होती है उस दिन उनका रोल समझिए। अगर वो सही तरीके से काम कर रही हैं, अगर वो नालियां या वो ड्रेनेज जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी है, तो बरसात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी आप ऐसा महसूस आपने किया होगा या देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि उन नाली में चोक होता है। ठीक है, वो जो नाली होती है, वो ड्रेनेज होती है, उनमें चोक होता है। बरसात के दिनों में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए उसमें चोक है और अगर बरसात होती है तो बहुत सारा पानी जो है, या मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी जो है वो रोड में फैल जाता है। तो वहां पर आपको पता लगता है कि उस ड्रेनेज लाइन की या उस नाली की कितनी ज्यादा आवश्यकता थी। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा गया है कि आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि जो रिवर्स है या फिर जो ड्रेन्स है वहां से एक्सेस वाटर जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, had these channels not been there तो क्या होगा, लार्ज स्केल फ्लडिंग वुड हैव अकर्ड। मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से नालियां अगर चोक हो गई तो वहां से क्या होता है कि सारा का सारा पानी जो है वो एक तरीके से रोड में फैल जाता है और एक तरीके से आपको लगता है कि यहां पर फ्लडिंग सा हो गया है। ठीक है, wherever channels are ill defined, जहां पर चैनल्स इल डिफाइंड है यानी कि अच्छे से बने हुए नहीं है या फिर चोक्ड है, वहां पर क्या होगा, फ्लडिंग इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल के साथ। अब देखिए, अ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। ठीक है, कि जो आपका फ्लो ऑफ वाटर है यानी कि जो पानी बह रहा है थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल्स, उसी को बोला जाता है ड्रेनेज। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम, उसी को बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। अब जो ड्रेनेज पैटर्न है किसी भी एरिया का, वो किसका आउटकम है या किसका रिजल्ट है? इट इज द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप,
अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, तो यहां पर ये जो ड्रेनेज पैटर्न की बात की गई है या ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई है, जो इन सारी चीजों का आउटकम है, दैट इज योर नेचुरल ड्रेनेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल ड्रेनेज। हम ये नाली वगैरह बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि अगर नाली बनानी है या नाली का कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो सारा का सारा इन चीजों का आउटकम कैसे होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जितनी भी चीजों का ये आउटकम लिखा गया है कि इन सारी चीजों का आउटकम है, दैट इज रिगार्डिंग और दैट इज कंसिडरिंग योर नेचुरल ड्रेनेज। ठीक है, जो नदियां वगैरह हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे से, ज्यादा काम के नहीं है, थोड़ा सा बस देख लीजिए कि डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज और सिटी। आपके शहर और आपके गांव के पास जो है कभी नदी है, आप कभी उसमें बोटिंग करने के लिए या नहाने के लिए गए हैं? क्या वो नदियां पेरिनियल हैं, यानी कि वो साल भर बहती हैं? ठीक है, साल भर उनमें पानी रहता है, या फिर वो एफिमरल है, यानी कि उनमें पानी रहता है सिर्फ बरसात के सीजन में, या फिर वो ड्राई है, या फिर उनमें पानी है ही नहीं। ठीक है, डू यू नो दैट रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा लाइन अजीब सी लिखी गई है इन्होंने। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, ठीक है, यहां पर किसी नदी का सोर्स है, ठीक है, यहां पर कोई ग्लेशियर है जो नदी का सोर्स है। अब इस सोर्स से जो भी नदियां निकलेंगी वो इसमें सिर्फ इसके नीचे के डायरेक्शन को ही तो जाएंगी। ये तो ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि यहां से जितनी भी नदियां निकलेंगी वो सिर्फ नीचे को ही जा सकती हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर स्लोप, कि जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा, अभी नदियां ऊपर को तो जाएंगी नहीं, है ना। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि डू यू नो दैट रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब है कि यहां पर लिखा गया है कि कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन फॉर वाटर फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन टू द अदर। Why do the rivers originating from the Himalayas in the northern India and the western Ghats in the southern India flow towards east and discharge their water in the Bay of Bengal? तो यहां पर सवाल पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि कुछ नदियां, या ऑलमोस्ट हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां और वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वो ईस्ट की तरफ को, यानी कि पूर्व की तरफ को बहती हैं, और अपना पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उनका पानी जो है जाता है। ऐसा क्यों है? इन्हीं सवालों का जवाब आपको यहां पर इस चैप्टर में मिलेगा। अभी आगे देखते जाइए आप। ठीक है, पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म आपको यहां पर दिया गया है कैचमेंट एरिया, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है देखिए। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। पहली बात तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां का लिखा गया है इट्स कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये इट्स वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैचमेंट एरिया जो है वो किसी नदी का होगा। यहां पर लिखा गया है अ रिवर, यानी कि रिवर जो वाटर ड्रेन करती है कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, तो वो स्पेसिफिक एरिया जो है दैट इज योर कैचमेंट एरिया। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको फिगर के हेल्प से समझाता हूं कि ये कैचमेंट एरिया क्या होता है। ठीक है, देखिए आप यहां पर ये ब्लू लाइंस में रिवर्स देख सकते हैं, ये रिवर्स है। ठीक है, ये रिवर्स दिखाई गई हैं। अब सपोज करिए कि यहां पर बारिश होती है, मतलब यहां पर पानी होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, कहीं से पानी आ रहा है, या हम ले लेते हैं, चलिए बारिश ही हो रही है, इस एरिया में बारिश हो रही है, ठीक है, रेन। तो इस रेन का पानी कहां जाएगा? इस रेन का पानी इधर जाएगा। ठीक है, यस, सपोज कर लीजिए यहां पर बारिश होती है इस एरिया में, ठीक है, फिर से यहां पर रेन, और इस रेन का पानी कहां जाएगा? वो इस नदी में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां का जो पानी है वो कहां जाएगा? इधर जाएगा, राइट। तो इस पूरे के पूरे एरिया का, जितने भी एरिया का पानी इस नदियों में जाएगा, जो यहां का पानी जाएगा, तो ये वाला जो रीजन है, ये दिस रीजन, दिस बिकम्स योर कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया बन जाता है किस नदी का? दिस बिकम्स योर कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर, जहां पे भी उसका पानी जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस रीजन की और इस रीजन की, तो दिस बिकम्स योर कैचमेंट एरिया, दिस बिकम्स योर कैचमेंट एरिया ऑफ विच रिवर? ऑफ दिस रिवर। ठीक है, तो जिस भी एरिया से, समझिएगा, जिस भी एरिया से किसी भी नदी में पानी ड्रेन होता है, जिस भी एरिया से किसी भी नदी में पानी ड्रेन होता है, वो एरिया कहलाता है कैचमेंट एरिया उस नदी का। ठीक है, ये टर्म आप पहली बात समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है फालतू का, मेरे को पता नहीं क्यों। ठीक है, इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे, यूट्यूब पे स्पेशली, आपको सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन एग्जैक्ट आपको चीजें नहीं बताएगा कोई कि कैचमेंट एरिया क्या है। ठीक है, और आई होप ये वीडियो अगर किसी ने देख लिया तो उसके बाद उसके मन में कभी कोई डाउट रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, वापस से चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, कैचमेंट एरिया आपने समझा। यहां पर अगला एक टर्म और दिया गया है, दैट इज योर ड्रेनेज बेसिन। अब देखिए यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट है, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। यानी कि ऐसा एरिया
पूरा का पूरा ऐसा एरिया जो किसी भी नदी, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी कोई मेन नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि उसकी सहायक नदियों द्वारा ड्रेन किया जाता है, उसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज इसको बिल्कुल मत कीजिएगा कैचमेंट एरिया के साथ। कैसे मैं बताता हूं, देखिए आइए, देखिए इसको हम इस फिगर से समझते हैं। ये आपकी कोई नदी है, ठीक है, ये सारी की सारी, ये मान लीजिए एक मेन नदी है, ठीक है, और ये सारी की सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, दिस बिकम्स योर ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदी। अब ये रिवर सिस्टम जो है, ठीक है, रिवर सिस्टम या स्ट्रीम ए जो लिखा गया है, इसमें क्या है कि ये सारी की सारी नदियां और ट्रिब्यूटरीज मिलके ये पूरा का पूरा एरिया क्या कर रही हैं, ड्रेन कर रही हैं। ठीक है, इनमें पानी जहां से आ रहा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इन नदियों में, मेन रिवर में और इनकी ट्रिब्यूटरीज में जहां से भी पानी आ रहा है वो उसका कैचमेंट एरिया होगा। हमें उससे मतलब अब यहां पर नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज बेसिन। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैचमेंट एरिया कहां क्या होगा। कैचमेंट एरिया कहीं भी हो सकता है, इनका यहां पर हो सकता है, इनका यहां पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कैचमेंट एरिया से हमें मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि ड्रेनेज बेसिन का मतलब यह है कि जो भी यहां से बेसिकली जितना भी ये एरिया ड्रेन कर रही है, ठीक है, जितने भी एरिया में ये ड्रेन कर रही हैं, ये कहलाएगा इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। समझ गए, ड्रेनेज बेसिन। अब आप खुद देख सकते हैं कि ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, उनमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप इधर की बात करें, सपोज कर लीजिए ये कोई मेन रिवर है, ठीक है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है ऐसे बहुत सारी, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया ये ड्रेन कर रही है, ये कहलाया जाएगा इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन। अब आप देख सकते हैं कि ये दो ड्रेनेज बेसिन हो गए। सपोज कर लीजिए ये रिवर ए का है और ये रिवर बी का है। अब इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? ये जो बीच में एक इस तरीके का हिल या माउंटेन टाइप का है, वो इसको अलग कर रहा है, और इसको बोला जाता है ड्रेनेज डिवाइड, या फिर इसको रिवर डिवाइड भी सॉरी रिवर नहीं, इसको वाटर डिवाइड भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर डिवाइड। समझ गए? अभी तक आप क्या क्या टर्म समझे? हमने 3 टर्म अभी तक समझे हैं, दैट इज योर कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड। समझ गए होंगे आप? ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं चैप्टर पे, देखते हैं और क्या टर्म्स दिए गए हैं। तो देखिए, आप ड्रेनेज बेसिन समझ गए, कैचमेंट एरिया समझ गए। अब यहां पर आगे एक लाइन दी गई है, द बाउंड्री लाइन इज सेपरेटिंग, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटर शेड। सबसे पहले तो ये जो वाटर शेड लिखा हुआ है, इसको आप आंख बंद करके काट दीजिए। ये वाटर शेड नहीं है। ठीक है, ये वर्ड क्या है मैंने आपको बता दिया, ये वर्ड है वाटर डिवाइड। ये गलत लिखा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में गलतियां होती हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में गलतियां होती हैं। जो बाउंड्री लाइन जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करती है, वो वाटर शेड नहीं होता। पहली चीज, काट दीजिए इसको, फिर से बोल रहा हूं, दिखना नहीं चाहिए ये। ठीक है, पूरी तरीके से काट दीजिए। ये है आपका वाटर डिवाइड। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, द कैचमेंट्स ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। जैसे मैंने को कैचमेंट समझाया क्या है। ठीक है, अब जो बड़ी नदियों का कैचमेंट होता है उसको बोला जाता है रिवर बेसिन, जबकि जो छोटे स्मॉल रिवुलेट्स एंड रिल्स होते हैं, स्मॉल रिवुलेट्स एंड रिल्स का मतलब होता है कुछ स्मॉल स्ट्रीम्स, उनको बोला जाता है वाटरशेड। समझ गए? तो कैचमेंट एरिया या वाटरशेड जो है वो सिनोनिमस वर्ड्स हैं, या आप कह सकते हैं रिवर बेसिन भी, ये सारे के सारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं। बस ध्यान ये रखने वाली बात है कि रिवर बेसिन जो होता है, वाटरशेड इज स्मॉल इन एरिया, वाइल जो बेसिन है वो बड़े होते हैं। बस, ठीक है, मेजर इसमें जो डिफरेंस है वो यही है। बाकी आप ध्यान रखिएगा, ये वाटरशेड को ऊपर जो लिखा गया मैंने करेक्ट करवाया, इसको प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा गया है कि रिवर बेसिन्स एंड वाटरशेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। इसका मतलब है कि व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ और द यूनिट एज अ होल। ठीक है, कि रिवर बेसिन्स और वाटरशेड जो है दे आर मार्क्ड बाय यूनिटी, यानी कि किसी भी पार्ट में अगर कुछ होता है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द बेसिन या वाटरशेड में अगर कुछ भी चीज होती है, कोई इफेक्ट होता है, तो उसके अदर पार्ट्स में या पूरे के पूरे में फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर बारिश ज्यादा होगी, ठीक है, तो पानी जो है आपका रिवर बेसिन में या वाटरशेड में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कम होगी तो पानी कम हो जाएगा। इस तरीके का इफेक्ट यहां पर होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर एक्सेप्टेड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट माइक्रो, मीजो और मैक्रो प्लानिंग रीजन्स। ठीक है, चलिए इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो वेरियस बेसिस में डिवाइड है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, यानी कि ओरिएंटेशन टू द सी, कि किस जगह वो पानी जो है अपना ड्रेन करते हैं। पहला है अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा है
बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो ड्रेनेज हैं वो किससे सेपरेटेड है, मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि दो एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हो गए, जो मैंने आपको दिखाया ना अभी ए एंड बी, ये वो हो गए कि एक तरफ को जा रहा है और एक दूसरी तरफ को जा रहा है। मतलब एक इस तरफ को जा रहा है, ये आपका अरेबियन सी की तरफ को है, और दूसरा आपका इधर की तरफ को है, दैट इज योर बे ऑफ बंगाल की तरफ को है। तो यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई वाटर डिवाइड जरूर होगा। नहीं तो अगर यहां ऊपर सोर्स से आपको पता है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका सोर्स क्या है, हिमालयाज है, वहां से कुछ नदियां निकल रही हैं, कुछ अरेबियन सी की तरफ चली जा रही हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जा रही हैं। क्यों? तो यहां पर बीच में इसका जरूर कोई ना कोई वाटर डिवाइड होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना आप समझ चुके हैं। वो वाटर डिवाइड क्या है? दैट इज डिवाइडेड थ्रू दी डेली रिज, द अरावलीज एंड द सह्याद्रीज, ठीक है। चलिए, इसमें पीछे एक मैप दिया गया है, देखिए पिछले पेज पे, वहां पर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए, यहां पर देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर समझाता हूं, बाकी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं दूसरा आप लोगों के लिए मैप एक इसमें चल रहा है काम, तो उस मैप के हेल्प से हम समझेंगे। फिलहाल आप इसको यहां पर देखिए, देखिए यहां पर आपका जो रीजन है, यहां पर आपकी नदी निकल रही है, ठीक है। ये कौन सी नदी निकल रही है? इंडस, ठीक है। यहां से नदी निकल रही है ब्रह्मपुत्र, और यहीं पर आपकी ये सारी की सारी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो निकल रही हैं। यानी कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है, ये आपका रीजन है, दिस इज यू कैन से एज अ सोर्स, ये नदियों का सोर्स है। अब ये सोर्स है, तो इसमें से ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर की तरफ को बह रही है, गंगा इस रास्ते बह रही है, और इंडस आपके इस रास्ते चली जा रही है? यानी कि इनके बीच में कुछ ना कुछ वाटर डिवाइड है, राइट। और वो वाटर डिवाइड क्या है? वो वाटर डिवाइड ये दिखाया गया, देखिए, ठीक है। यहां से आपको पता है डेली रिज, ओके, बिकॉज यू नो यहां पर आपका दिल्ली है, यमुना जहां पर लाई करती है, दिस इज योर दिल्ली। यहां से आपका जो ये रीजन है, ये वाला दिल्ली से लेकर यहां वाला जो रीजन है, ऐसे करके हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में हमारे, ये क्या है? दिस इज योर अरावली रिज, ये अरावली है, ठीक है। और इसके बाद आप यहां से नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका क्या है? दिस इज योर, आपको पता है, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ाया था ये चीज, ये आपका क्या है? नर्मदा, तापी, ठीक है। यहां पर आपके सतपुड़ा रेंज है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा ऐसे जो घूम रहा है ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां से ऐसे घूम के, यहां से फिर ये जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है सह्याद्री वाला, ठीक है, यहां से ये पूरा का पूरा इस तरीके से नीचे तक ये वाटर डिवाइड है। अब इस वाटर डिवाइड में आप चीज समझ जाइए कि जो भी नदियां इस वाटर डिवाइड के लेफ्ट साइड है, यानी कि ये वाली, देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, नर्मदा और तापी, माही, साबरमती, ये सारी की सारी आपकी ईस्ट ऑफ अरेबियन सी में ड्रेन करेंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऊपर से भी बात करें तो इंडस है, और इंडस की जो ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं ये भी, ठीक है, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी सारी की सारी आपकी अरेबियन सी में ही आके ड्रेन करेंगी, ठीक है। और उससे जो आपका ये वाटर डिवाइड है, इसके राइट साइड की जितनी भी नदियां हैं, इंक्लूडिंग योर गंगा, यमुना, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो सब, ठीक है, एंड इवन ये पूरी की पूरी यहां से जो घूम के आती है ऐसे करके ब्रह्मपुत्र, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये कहां ड्रेन कर रही हैं? दे आर ड्रेनिंग इन योर बे ऑफ बंगाल। और साथ में ये तो हिमालयन हो गई, साथ में आप नीचे देखेंगे महानदी, ठीक है, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी सारी की सारी कहां ड्रेन कर रही हैं? ये भी सारी की सारी ड्रेन कर रही हैं आपकी बे ऑफ बंगाल में। समझ गए आप इस चीज को? तो वाटर डिवाइड का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और अब आपको उस सवाल का जवाब आई थिंक मिल गया होगा जो पीछे लिखा गया था कि कुछ नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और कुछ नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो क्यों करती हैं, वो पूर्व की दिशा में फ्लो क्यों करती हैं, और बे ऑफ बंगाल में जाके क्यों वो गिरती हैं। उसका सीधा सीधा जवाब है कि जो ये बीच में इतना बड़ा वाटर डिवाइड है इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए, डिवीजन आप समझ गए कि दो डिवीजन क्यों है, ठीक है, सेपरेटेड बाय दी दिल्ली रिज, द अरावलीज एंड द सह्याद्रीज, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज जो है, ओवरऑल जो ड्रेनेज है, कंसिस्टिंग ऑफ दी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एक्सेट्रा, इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो आप समझ सकते हैं कि 77%, 77% जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, ठीक है। और बाकी बचा जो 23% है, जो 23% है, जिसमें से कौन कौन सी नदियां हैं? इंडस, नर्मदा, तापी, माही एंड द पेरियार सिस्टम्स, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। इन नदियों को मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया मैंने आपको मैप में दिखा दिया ये कहां कहां पर है, ठीक है। चलिए, तो ये तो पहला था कि ओरिएंटेशन टू द सी के अकॉर्डिंग
जो बेसिस मतलब जिस बेसिस पे बेसिकली ड्रेनेज को डिवाइड किया गया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटरशेड। ड्रेनेज बेसिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसके अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग 2 है, ओरिएंटेशन टू द सी के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग यानी कि साइज ऑफ द वाटरशेड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला है मेजर रिवर बेसिन्स, जिनका जो कैचमेंट एरिया है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये एरिया है, एरिया आपको पता है 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर किलोमीटर इसकी यूनिट है, ठीक। तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जिसका कैचमेंट एरिया है एक तो वो, इसमें बेसिकली 14 नदियां आती हैं, 14 ड्रेनेज बेसिन्स हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, एंडा, साबरमती, बराक एक्सेट्रा, ठीक है। फिर कुछ मीडियम रिवर बेसिन्स हैं जिनका कैचमेंट एरिया जो है 2000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। वो कौन कौन सी है? उसमें 44 रिवर बेसिन्स आते हैं, जैसे कि कालिंदी, पेरियार, मेघना एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर कुछ माइनर रिवर बेसिन्स हैं जिनका कैचमेंट एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। तो ऐसी तो बहुत सारी नदियां हैं, यहां पर इनके नाम नहीं दिए गए हैं, ठीक है। चलिए मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं, जो चीज नहीं दी होती है वो मैं आपसे पूछता हूं। चलिए, तो इसका जवाब मुझे बताइए कि इस कैटेगरी में, यानी कि जो ये कैटेगरी दी गई है जिसमें माइनर रिवर बेसिन्स है जिन नदियों का, ऐसी 2 नदियों के नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर से आप लोगों के लिए यहां पर एक सवाल, 2 रिवर बेसिन्स या 2 रिवर्स के आप मुझे नाम बताएंगे जिनका जो कैचमेंट एरिया है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, या फिर जो इस कैटेगरी में आती है माइनर रिवर बेसिन्स वाली कैटेगरी में, ठीक है। इसका जवाब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू लुक एट द फिगर 3.1, ये 3.1 भी जो है ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वो मैप जो दिखा रहा था मैं वही है, ये 3.2 है, ठीक है। चलिए, यू कैन सी दैट मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालयाज एंड डिस्चार्ज देयर वाटर आइदर इन द बे ऑफ बंगाल और इन द अरेबियन सी। ये हम बात कर चुके हैं। तो आइडेंटिफाई दीज रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूं कि कौन कौन सी है जो हिमालय से निकल रही है, कि इंडस और इंडस की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो सारी की सारी कहां जा रही हैं? अरेबियन सी में जा रही हैं। इधर से जो गंगा है, गंगा की जो सारी ट्रिब्यूटरीज है वो, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की सारी ट्रिब्यूटरीज वो सारी की सारी कहां जा रही है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो लार्ज रिवर्स है फ्लोइंग ऑन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर के पठार से जा रही है, हैव देयर ओरिजिन इन दी वेस्टर्न घाट्स। वो उनका ओरिजिन मैंने आपको दिखाया वेस्टर्न घाट्स है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सबका, ठीक है। और वो वाटर अपना कहां डिस्चार्ज कर रही है? दे डिस्चार्ज देयर वाटर्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये कौन सी नदियां हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब जो नर्मदा और तापी है, दे आर द 2 लार्ज रिवर्स विच आर एक्सेप्शंस। ये दे अलोंग विद मेनी स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी। अब वो क्यों कर रही है वो आप समझ गए, ठीक है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो वाटर डिवाइड के इस तरफ है, ठीक है। वो वाटर डिवाइड के लेफ्ट साइड है, तो इसलिए उनका जो पानी है वो अरेबियन सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर जो इंडियन ड्रेनेज है उसको फिर से डिवाइड किया गया है हिमालयन ड्रेनेज एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज, ठीक है। हिमालयन ड्रेनेज का मतलब है कि जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं, और पेनिनसुलर का मतलब है जो पेनिनसुला से निकल रही है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम बताई गई है इस मेथड में, इस क्लासिफिकेशन के मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नदियां हैं, आप मैप में देखिएगा, चंबल, बेतवा और सोन, ठीक है। एक बार चलिए मैं दिखा देता हूं आपको, ये दी गई है यहां पर, देखिए ये है चंबल। चंबल इज दी ट्रिब्यूटरी और दी सहायक नदी ऑफ, किसकी सहायक नदी है? यमुना की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है सोन और ये है बेतवा, ठीक है। अब ये 3 नदियां ऐसी हैं कि ना तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही है, क्योंकि आपको पता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू यहां से लगभग नीचे को जो होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। जो आपका नर्मदा सयाद, जो ये नर्मदा और सतपुड़ा रेंज से नीचे का है, विंध्या रेंजेस से नीचे, और जो हिमालय रेंजेस है वो यहां पर है ऊपर, ये वाला रीजन। तो ये बीच की नदियां जो हैं ये किस कैटेगरी में आएंगी, ये थोड़ा सा यहां पर एक सवाल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस सवाल को दरकिनार करते हुए, ठीक है, एक्सेप्ट यही किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस मतलब ये हिमालयन और पेनिनसुलर के बेसिस पे ही इस चीज को यहां पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में आज के दिन में इतना ही रखते हैं। बेसिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म समझे, फिलहाल इतना ही रखेंगे आज, ठीक है। अगली चैप्टर में हम इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है हिमालयन ड्रेनेज से स्टार्ट करेंगे, और जो पहली नदी दी गई है, जो पहला सिस्टम दिया गया है, दैट इज योर इंडस, उसके बारे में हम बिल्कुल
डिटेल में देखेंगे कि इंडस कहां से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में कहां से एंटर होती है, किस किस रीजन से फ्लो करती है और किस तरीके से उसका पूरा फ्लो रहता है। लेकिन हम इसको कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कोई भी कमेंट है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का जरूर यूज करें। उसमें जितना ज्यादा आप लोग आएंगे, जितना ज्यादा आप कम्युनिटी बढ़ाएंगे, वहां पर हम फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, क्विजेस, नोट्स वगैरह जो है वहां पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और बाकी अगर आप हमसे कोई और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, या कोई और बात है जो आप हमसे पर्सनली शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं। दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट के बारे में फिर से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंट्रीब्यूट अगर हो सकता है तो प्लीज कीजिए। आपका जिस तरीके से इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो रही है, हम लोग हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से हम और लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि फिर से मैं बता दूं कि ओकुल का जो मिशन है वो यही है कि एजुकेशन को सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना, और शिक्षा जो है वो सभी का अधिकार है, तो उससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस मिशन में, इस काम में हमारा थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें, अपना योगदान करें। आप लोगों से यही इच्छा है। ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए और भी यहां पर ढेर सारे कोर्सेज वो भी मिलेंगे आपको, और वो भी बहुत जल्दी से जल्द। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सभी लोग। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।